Hello everyone, myself राजन कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट SSIPMT रायपुर। मैं आज आप लोगों का जो लेक्चर लेने वाला हूं वो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। CSVTU करिकुलम में इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन 2। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम जो मैंने लिखा है वो है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन वर्ड जो है इसका ये मतलब होता है कि आपका जो सेक्शंस होंगे उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे। जो भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और वो जो कंपोनेंट होगा उसका क्या साइज रहेगा, वो बेसिकली जो होता है वो डिजाइन जब करते हैं तो उसमें आपको साइज के बारे में पूरा आइडेंटिफाई हो जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर कहने का मतलब है आपका स्टील से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर बेसिकली स्ट्रक्चरल जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है। जैसे कि मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उस कंपोनेंट में ही आपका टेंशन मेंबर आता है, कंप्रेशन मेंबर आता है एंड अदर चीज़ें आती है। तो इसमें जो हम स्टडी अभी करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन मेंबर के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। टेंशन मेंबर बेसिकली स्ट्रक्चरल एलिमेंट वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सियल टेंसाइल लोड लगाते हैं। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट ले रहा हूँ और रेक्टेंगुलर एलिमेंट में अगर आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है और टेंसाइल फोर्स के कारण क्या होगा, उस एलिमेंट में एक्सपांशंस होंगे। यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें आप फोर्स लगा रहे हैं और उस मेंबर में एक्सपांशन हो रहा है यानी स्ट्रेच हो रहा है, दिस मेंबर इज नोन एज टेंशन मेंबर। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बिल्डिंग के ब्रासिंग्स जो रहते हैं इंक्लाइन मेंबर होते हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, इंक्लाइन मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं। आगे मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा। और ब्रिजेज में भी आपके ब्रासिंग्स इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे ट्रस मेंबर आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे मेंबर ऐसे रहते हैं जो टेंशन मेंबर रहते हैं, यानी उस मेंबर में आपका टेंशन फोर्स आता है। जैसे इसमें आप बिल्डिंग में देख सकते हैं कि ब्रासिंग्स है, ये जो ब्रासिंग्स होते हैं इसमें आपका क्या रहता है, टेंशन फोर्स आते हैं, इसीलिए इस मेंबर को बोला जाता है टेंशन मेंबर। अगर इसी ब्रासिंग में अगर कंप्रेशन फोर्स अगर आ जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा। ब्रिजेज में भी आपको बहुत सारे मेंबर्स ऐसे रहेंगे जिसमें आपका क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्स आएगा। देन अब जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पास जा रहे हैं कि अगर मुझे टेंशन मेंबर को डिजाइन करना है तो हम किस लोड के लिए डिजाइन करने वाले। अब लोड की जैसे ही बात होगी यानी हमको लोड का कैलकुलेशन करना रहेगा। तो बेसिकली लोड हम कैलकुलेट करते कैसे, तो लोड जो होता है वो होता है आपका स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमारा क्या होता है, जब स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करने जाते हैं, लाइक आप टेंशन मेंबर का डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो स्टील का ग्रेड रहता है वो डिफाइन रहता है। और अगर स्टील का ग्रेड डिफाइन रहेगा कि मेरा जो स्ट्रक्चर में जो स्टील इस्तेमाल हुआ है उसका स्ट्रेस पहले से ही आपको पता रहता है। मान लेते हैं कि मैं Fe410 स्टील इस्तेमाल कर रहा हूँ या माइल्ड स्टील इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये सभी जो स्टील्स रहते हैं इसका जो स्ट्रेस रहते हैं वो पहले से ही IS कोड में दे दिया गया और उसी स्ट्रेस के बेसिस पे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारा काम रहेगा वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपका, अगर मैं टेंसाइल लोड निकालना चाहूंगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए कि कोई आपका एक मेंबर है जिसको आपने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना रहेगा तो कंपोनेंट्स को आप क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं। अब फास्टनर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहले ओल्ड के समय हम लोग जो पहले यूज करते थे वो ज़्यादातर रिवेट वाला फास्टनर इस्तेमाल होता था, जिसको
धीरे धीरे करके अब रिप्लेस किया जा रहा है, और ज़्यादातर हम जो अब इस्तेमाल करते हैं वो बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अब वेल्ड और बोल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। रिवेट धीरे धीरे खत्म, पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब बोल्ट और वेल्ड जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए जो आपका बुक, अब जो नया जो बुक आ रहे हैं उसमें आपका रिवेट वर्ड कम इस्तेमाल हो रहा है, बोल्ट और वेल्ड वर्ड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हमारा जो है यहाँ पे नेट सेक्शनल एरिया जो है, चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, तो अगर आप कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर को आपस में जोड़ना रहेगा। और जोड़ने के लिए आप चाहे रिवेट इस्तेमाल करें चाहे बोल्ट इस्तेमाल करें, इसके लिए आपको होल को क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे ही होल को क्रिएट कर देते हैं, अगर मैं इसका सेक्शनल एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि होल आपने क्रिएट कर दिया। तो आपको नेट सेक्शनल एरिया एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होगा, तो आप एन जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया में से, यानी जो उसका एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसमें से आप बोल्ट के एरिया को, जो बोल्ट होल कर रहे हैं उस सेक्शन पे, बोल्ट के एरिया को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो कैसे करते हैं तो उसको मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेंशन मेंबर, यानी आप लोड लगा रहे हैं तो वो मेंबर फेल कहां पे होगा, तो जहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम होता है, जहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बोल्ट जो है, ये जो होल क्रिएट हुआ है, यानी इसमें आप बोल्ट लगाने वाले हैं, तो ये होल जो अरेंज है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है, चेन पैटर्न में। इसमें जो आपका बोल्ट अरेंज है चेन पैटर्न में, चेन पैटर्न होता है, स्टैगर्ड पैटर्न होता है और डायमंड पैटर्न होता है। बोल्ट जो अरेंज रहते हैं वो चेन पैटर्न में, अगर आपका कुछ इस तरह से होल क्रिएट है, अगर कुछ इस प्रकार से होल क्रिएट है तो इसको बोला जाता है चेन पैटर्न। और अगर बोल्ट आपको थोड़ा सा इरेगुलर दिख रहा है, यानी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इस तरह से अगर अरेंज है तो इस तरह के पैटर्न को बोला जाता है स्टैगर्ड पैटर्न। तो आपका और एक पैटर्न होता है डायमंड पैटर्न, यानी आपको जो दिखेगा बोल्ट कुछ इस प्रकार से अगर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको लिखेगा कि ये एक डायमंड शेप का बन रहा है, तो इस तरह के पैटर्न को बोला जाता है डायमंड पैटर्न। अब चलते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम जो निकाल रहे हैं उसमें जो मुझे नेट सेक्शनल एरिया निकालना है, अगर आपका चेन पैटर्न है, अगर आपका पैटर्न जो है वो चेन पैटर्न है, मान लीजिए कि इस प्रकार से आपका होल अरेंज है, यानी बोल्ट जो है आप इस तरह से अरेंज करेंगे, और मैं मान लेता हूं कि इसका जो विड्थ है वो आपका बी है, और ये वाला जो लाइन है ये आपका ऐसा सेक्शन बन रहा है जिसके अबाउट आप मान सकते हैं कि आपका जो मेंबर है वो फेल हो सकता है। तो इसको मैं बोल रहा हूं 1-1 सेक्शन, 2-2 सेक्शन, 3-3 सेक्शन। यहाँ पे आप तीनों सेक्शन देखेंगे तो आपको तीनों सेक्शन एक जैसा दिखेगा, यानी आपका तीनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा नेट वाला, वो जो रहेगा वो तीनों जगह का बराबर रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो प्लेट है उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो ये मैंने इसका थिकनेस मान लिया। अब मुझे नेट एरिया इसका निकालना है। बोल्ट जो अरेंज है वो चेन पैटर्न में है और मुझे इसका नेट एरिया निकालना है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, इसका बी जो है वो विड्थ रहेगा, और ये जो सिंगल लाइन है यहीं से आपका क्या होगा, यहीं का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सबसे कम होगा, यही सेक्शन आपका क्रिटिकल रहेगा। जो 1-1 या तो 2-2, ये जो 3-3 दिख रहा है, यहीं का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो सबसे कम होगा। तो मुझे क्या करना रहेगा, उस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ बोल्ट आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बोल्ट आ रहे हैं, और एक बोल्ट का डायमीटर जो है, ये वाला जो होल क्रिएट की है उसका डायमीटर क्या है,
और उसको क्या करेंगे, थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पैटर्न अगर चेन पैटर्न में रहेगा तो प्लेट के लिए या फ्लैट के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ में से नंबर ऑफ बोल्ट और उसका जो होल का डायमीटर रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन थिकनेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, नेट एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले स्टैगर्ड पैटर्न में अगर रहेगा तो उसके लिए नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक स्टैगर्ड पैटर्न का सिचुएशन अराइज कर रहा हूं। आपका ये टेंसाइल लोड लग रहा है और टेंसाइल लोड लग रहा है, तो मैं बोल्ट को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर रहा हूं। इस तरह के पैटर्न को बोला जाएगा स्टैगर्ड पैटर्न। और स्टैगर्ड पैटर्न में जो नेट एरिया निकाला जाता है EN इज इक्वल टू, ये जो आपका विड्थ है B और इसका मैं थिकनेस मान के चल रहा हूं, प्लेट का या फ्लैट जो है उसका मैं थिकनेस मान रहा हूं T है, तो B माइनस, अब यहाँ पे जो सेक्शन है आपका क्रिटिकल, ये भी सेक्शन हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कि कहाँ का सेक्शनल एरिया सबसे कम आ रहा है। तो मैं ऐसा सिचुएशन को अराइज कर रहा हूं कि मेरा ये वाला सेक्शन जो है 1, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये वाला 5। अगर मेरा 1 2 3 सेक्शन होगा, यानी 1 2 3, और अगर मैं इसका नेट एरिया निकालता हूं तो इसके लिए जो अभी प्रीवियस फॉर्मूला इस्तेमाल किया था चेन पैटर्न का, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बोल्ट जो आएंगे वो 1 आएंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, B माइनस N के जगह पे 1, क्योंकि एक ही बोल्ट आपके 1 2 3 सेक्शन में आ रहे हैं, और बोल्ट का जो होल होगा वो आ जाएगा और थिकनेस आ जाएगा। लेकिन जब आप सेक्शन को चेंज करेंगे, लाइक 1 2 4 5, अब ये जो है आपका सेक्शन जो है आपको नजर आएगा कि कुछ इस प्रकार से ये सेक्शन गया है, और इस तरह से अगर जाता है तो ध्यान रखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये इंक्लाइंड हो जा रहा है, और इंक्लाइंड अगर हो जाता है तो नेट एरिया जो रहता है वो आपका स्टैगर्ड पैटर्न में इंक्रीज कर जाता है। नेट एरिया जो है स्टैगर्ड पैटर्न में इंक्रीज कर जाता है। कितने अमाउंट से इंक्रीज करता है, मैं वो अमाउंट लिख रहा हूं, P का स्क्वायर इंटू थिकनेस अपॉन 4 इंटू G। अब यहां पे वर्ड आया P, थिकनेस ऑलरेडी आपका प्लेट का है, और एक वर्ड आया गेज। 2 वर्ड आए हैं, एक P वर्ड आया है जिसको हम बोलेंगे पिच, और एक वर्ड आया है गेज। तो ये वर्ड अब यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। पिच जो होता है, अगर आप कोई मेंबर है उसमें फोर्स लगा रहे हैं, उसी फोर्स के डायरेक्शन में 2 कंसेक्यूटिव बोल्ट के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है पिच। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका लोड का डायरेक्शन ये वाला है, आपने इस डायरेक्शन में लोड लगाया है और इस डायरेक्शन में लोड लगाया है, तो 2 कंसेक्यूटिव यानी लगातार 2 बोल्ट के सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसको क्या बोला जाएगा, पिच बोला जाएगा। जस्ट उसका अपोजिट, आपको 2 बोल्ट लेने हैं, लेकिन अब आपका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दी लोड नहीं रहेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। देन 2 बोल्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका गेज डिस्टेंस। तो स्टैगर्ड पैटर्न के लिए अब यहां पे मैं नेट सेक्शनल एरिया लिख रहा हूं, कैसे होगा। तो जो आपका चेन पैटर्न के लिए रहता है वो तो रहेगा ही B इन माइनस। अब आपको देखना पड़ेगा कि 1 2 4 5 सेक्शन जो है उसमें नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे। तो नंबर ऑफ बोल्ट एक 2 प्लेस पे है और एक 4 प्लेस पे है, तो यहां पे आपने होल क्रिएट किया है, तो आपका N का वैल्यू हो जाएगा 2 और डायमीटर ऑफ होल इंटू थिकनेस प्लस। मैंने बोला था कि अगर स्टैगर्ड पैटर्न रहेगा तो ये इंक्लाइंड हो जा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या होता है,
उसके लिए नेट सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है किस अमाउंट से, तो पी स्क्वायर टी अपॉन 4 इंटू जी। जितने बार आप पैटर्न को यानी इंक्लाइंड पार्ट में जाएंगे उतने बार वो अमाउंट को आपको इंक्रीज करना रहेगा। और जब इसी को कंबाइन कर दूंगा तो इसका जो नेट एरिया बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, b माइनस एन इंटू डी एच। मुझे पता नहीं कितने बार जंप करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे समेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, p का स्क्वायर अपॉन 4g इंटू थिकनेस। क्या बात है सर।